हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका प्यारे बच्चों स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 12 बायोलॉजी का जी हाँ प्यारे बच्चों अध्याय 1 से लेके 13 तक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। 2022 के लिए टारगेट इस बार 95% पार। जी हाँ, टारगेट क्या बनाना है? 95% पार का टारगेट बनाना है। और इस बात की 100% गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों कि आपका ज़रूर से ज़रूर आएगा। बस आपको मेहनत करना है। मेहनत जितना प्यारे बच्चों अच्छा रहेगा उतना ही प्यारे बच्चों आपका तगड़ा वहाँ पे रिस्पांस आने वाला है। तो मेहनत आप जम कर करिएगा, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्लेसेंटा पर टिप्पणी कीजिए। मतलब ढेर सारे प्रश्न हैं, कम से कम आपको 30 से 32 प्रश्न मिलेंगे। और हर एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही क्या रहेगा? इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखें, यानी प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्रोटोथियरीन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणी झिल्लियाँ इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। इसे ही प्यारे बच्चों प्लेसेंटा कहा जाता है। तो प्लेसेंटा क्या होती है सीधा बता देना है। प्रोटोथियरीन स्तनधारी अंडप्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी भ्रूणी झिल्लियों इनके सरीसृप पूर्वजों के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसे ही प्यारे लाल लोग क्या कहे जाते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है। प्रश्न क्या है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखें। यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो लीडिंग जो कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित वृषण हार्मोन्स के नाम क्या क्या है? तो आपको सीधा बता देना है कि सर जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। ठीक है ना। किसका श्रावण करती हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का क्या करती है? श्रावण करती है। कौन करती हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण के लिए कौन करता है? लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। क्लियर है। और यह आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि केवल मैंने इसमें उन्हीं प्रश्नों को ऐड कर रखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे प्यारे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ के जाना है और मन लगा के पढ़ के जाना है। कोई भी कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फटाक से कमेंट कर देंगे। आपका यस केम स्टडी हमेशा साथ है था रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें काफ़ी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी पुटक फटकर, मतलब ढेर सारे जो पुटक होते हैं वो फट जाते हैं, फटने के बाद ये द्वितीयक अंडक को अंडाशय में क्या करते हैं? मोचित करता है। तो इसको प्यारे बच्चों कहते हैं, वो हमारा होता है अंडोत्सर्ग, यानी कि ओव्यूलेशन। ठीक ना। ओवुलेशन जो होता है अंडोत्सर्ग होता है। किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो जिसमें काफ़ी पुटक फटकर, यानी कि ढेर सारी पुटकाएं फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करती हैं। और इसी जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग अंडोत्सर्ग का नाम देते हैं। क्या देते हैं? अंडोत्सर्ग का प्यारे बच्चों नाम देते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? जब मनुष्यों में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता हो जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? वृद्धि हो जाती है। तो उसके कारण कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रहेगा एक ही प्रश्न, लेकिन हम यहाँ पे 2 पॉइंटों को जोड़ा है, क्योंकि यह आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखना है आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो यह आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, बिना किसी भी प्यारे बच्चों टेंशन के। ठीक है ना। तो आपको पढ़ना अच्छे से है और
जमकर मेहनत करना है, ठीक है ना। तो 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है। जब 21वें गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाती है यानी कि उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, तो जिसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है, क्योंकि वैसे मनुष्य में 46 रहता है। जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? वृद्धि हो जाती है, तो कितना हो जाता है? वो 47 हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 46 था, फिर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो याद रखना, जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिसूत्रता हो जाता है तो उसके कारण कौन सा रोग फैलता है? तो आपको सीधा बता देना, उसके कारण सर एडवर्ड सिंड्रोम नामक रोग विकसित होता है। और जब 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्रता की ट्राइसोमी के कारण जब 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है यानी ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम विकसित होता है, एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है प्यारे बच्चों। और इनमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 46 होती है। यहाँ पे जब 21वीं जोड़ी में होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो होता है ये डाउन सिंड्रोम है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम विकसित होता है और इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या क्या होती है? 47 होती है। और 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम विकसित होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? कुल 47 होती है। कुल कितनी होती है? कुल मिला के आप सीधा बता देंगे कि सर 47 होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पराक्रमण क्या है? यानी कि पराक्रमण क्या होता है? तो पराक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस, बोले तो विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु के द्वारा किया जाता है या फिर उनमें किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पराक्रमण क्या होता है? पराक्रमण क्या होता है? याद रखना, जिसके अंतर्गत वायरस, बोले तो विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पराक्रमण बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पराक्रमण बोलते हैं। तो पराक्रमण क्या होता है? पराक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस, बोले तो विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पराक्रमण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पराक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए, यानी जो प्रतिजैविक होता है, एंटीबायोटिक होता है, उससे आप क्या समझते हैं? और दो प्रतिजैविक कौन कौन से हैं? तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक कहलाते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। और इनका उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक हो गया इत्यादि के द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। तो प्रतिजैविक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। और प्रतिजैविक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना, यानी विशेषकर जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। और यह दो प्रतिजैविक निम्नलिखित हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारे क्या है? दो प्रमुख प्रतिजैविक हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, उत्पादक तथा अपघटक में अंतर लिख कीजिए। उत्पादक तथा अपघटक में अंतर कीजिए, यानी कि अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। और अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक आते हैं, जो मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है? यानी जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, तो उसके समय जो नागफनी का पौधा होता है उसमें आपका प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल बनता है? तो उसमें मौलिक अम्ल बनता है। याद रखना, रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है? मौलिक अम्ल बनता है। मौलिक अम्ल कब बनता है? रात्रि के समय। किसमें बनता है? नागफनी के पौधों में बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? मौलिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समष्टि और समुदाय की परिभाषा दीजिए, यानी समष्टि और समुदाय क्या होती है, इसकी परिभाषा देनी है। तो चलिए देखते हैं समष्टि क्या होती है और समुदाय क्या होता है।
तो किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को समष्टि कहते हैं। तो समष्टि क्या होती है? किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पीसीज के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन बोला जाता है। और समुदाय यानी कि कम्युनिटी किसको कहा जाता है? किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। समुदाय क्या होता है? किसी विशिष्ट आवास स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। इसे क्या कहते हैं प्यारे लाडलो? समुदाय कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी जैव विविधता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की 2 विधियों का आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। तो वन्य जीवन में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं। यानी कि वन्य जीवन में क्या आते हैं? वे सभी प्राणी और पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। जबकि जैव विविधता में सभी जीव जातियाँ समष्टियाँ, उनके बीच आनुवंशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिश्र व पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, घाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया है सिक्किम, असम, राजस्थान या उत्तराखंड। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है प्यारे बच्चों, यह आपके राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रजनन की पाल्मेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है? तो प्रजनन की पाल्मेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। प्रजनन की पाल्मोना स्टेज जो होती है वो किस में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो द्विनिषेचन के पश्चात होता है। तो भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? द्विनिषेचन के पश्चात ही होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कुल 8 केंद्र की एवं 7 केंद्र की होता है। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष कितने केंद्र में होता है? यह 2 में होता है, 8 केंद्र की और 7 केंद्र की होता है। तो यह प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको सबको आपको पढ़ के जाना है, बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छा नंबर लाना है। तो अब की बार 95 पार टारगेट बनाइए, 95 पार लेके आना है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।